सुप्रभात बच्चों, मैं नीमा आपके हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 हिंदी साहित्य का पाठ 7 विविधता में एकता। विविधता का अर्थ होता है अनेकता में एकता। इस पाठ में भारत की प्रमुख समस्या राष्ट्रीय एकता के विविध पक्षों पर विचार किया गया है। प्रत्यक्ष रूप में भारत में अनेक प्रकार की विविधताएं यानी विभिन्नताएं दिखाई देती हैं, पर इनके अंदर एकता की भावना निहित है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। भारत की एकता और अखंडता को बताए रखना वर्तमान समय की जो प्रमुख आवश्यकता है वह है। यद्यपि ऐसे प्रयास पहले भी होते रहे हैं, पर तब पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिल पाई। उन कारणों का विश्लेषण इस पाठ में किया गया है। प्रायः यह कहा जाता है कि भारत की एकता उसकी विविधताओं में छिपी है। यह कथन जरा भी असत्य नहीं है। हमारे देश में एकता की भावना जितनी प्रकट है, उसकी विविधताएं भी उतनी ही प्रत्यक्ष है। तो प्रायः जो है यह देखा गया है या कहा जाता है कि भारत की जो एकता है उसकी विविधताओं में छिपी है। जो भारतीय लोग एकता का प्रतीक हैं वो क्या है? उन सबकी विविधताओं में ही छिपी हुई है। यह कथन यानी यह कहना असत्य नहीं है बल्कि सत्य है। और हमारे देश में एकता की भावना जितनी प्रकट होती है, जितने लोगों में एकता की भावना दिखाई देती है, वह सब किसके कारण हुआ है? विविधताओं के कारण। या विविधता भी उतनी ही प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है जितनी एकता दिखाई देती है। हम प्राकृतिक दृष्टि से विचार करें कि हमारे देश में किस प्रकार से प्राकृतिक जो दृश्य है या प्राकृतिक दृष्टि से जो भारत है वो किस प्रकार से भिन्न है। भारत के 3 भाग प्राकृतिक दृष्टि से स्पष्ट हैं। सबसे पहले तो भारत का उत्तरी भाग। यह भाग हिमालय के दक्षिण से लेकर विंध्याचल के उत्तर तक फैला हुआ है। तो भारत के कितने भागों में बांटा गया है? 3 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। पहला उत्तरी भाग जो कहाँ से है? हिमालय से लेकर दक्षिण यानी विंध्याचल के उत्तर तक फैला हुआ है। इसके बाद जो विंध्याचल से लेकर कृष्णा नदी के उत्तर तक का भाग है वो है। तीसरा है जिसे हम दक्षिणी प्लेटो कहते हैं। इस प्लेटो के दक्षिण में कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी, कुमारी लिखी है ना, तो कन्याकुमारी से मतलब है इसका, कन्याकुमारी अंतरीप तक का जो भाग है वह प्रायः द्वीपीय जैसा है। ये क्या है? अब देखिए, पहला तो उत्तरी भाग है। सबसे पहले क्या है? उत्तरी भाग जो कहाँ तक फैला हुआ है? हिमालय से लेकर दक्षिण के विंध्याचल, हिमालय से लेकर दक्षिण, हिमालय के दक्षिण से लेकर जो है विंध्याचल के उत्तर तक फैला हुआ है। और दूसरा है विंध्याचल से लेकर कृष्णा नदी तक उत्तर तक फैला हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं? दक्षिणी प्लेटो कहते हैं। इस प्लेटो के दक्षिण में जो है कृष्णा नदी से लेकर अंतरिप यानी कन्याकुमारी अंतरिप तक जो भाग है वह क्या है? फैला हुआ है और यह प्रायद्वीपी जैसा है, प्रायद्वीपी भाग है। ये 3 खंड भारतवर्ष के इतिहास के भी 3 क्रीड़ा स्थल रहे हैं। ये तीनों खंड जो हो रखे हैं भारत के प्राकृतिक रूप से, ये तीनों ही क्या हैं? क्रीड़ा स्थल यानी खेल के स्थान रह चुके हैं। पुराने समय में उत्तर भारत में जो राज्य कायम किए गए उनमें से अधिकांश राज्य विंध्य की उत्तरी सीमा तक ही फैलकर रह गए। विंध्य को लाघव उत्तर भारत को दक्षिण भारत से मिलने की कोशिश तो बहुत की गई, पर पूरी तरह से सफलता नहीं मिली। भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई के सिलसिले में विंध्याचल को पार किया। अब देखिए, जो तीनों खंड हैं वो तो बोला गया है कि तीनों ही क्या हैं? क्रियास्थल हैं। तो पुराने समय में क्या था कि उत्तर भारत में जो राज्य थे
वे अधिकांशतः राज्य कहाँ थे? विंध्य की उत्तरी सीमा तक फैले हुए थे। विंध्य को लांघना जो था उत्तर भारत को दक्षिण भारत से मिलाने जैसे की कोशिश थी, यानी विंध्य को लांघना, उत्तर से दक्षिण को मिलाना था, पर पूरी तरह सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन जो भगवान राम जी थे, उन्होंने जब लंका पर चढ़ाई की तो लंका पर चढ़ाई करने के लिए उन्होंने क्या किया? विंध्याचल को पार किया था। रामचंद्र जी ने उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच जो एकता स्थापित की, वह महाभारत काल में भी कायम रही। महाराजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ में दक्षिण के राजा भी आए थे। अब देखिए, श्री रामचंद्र जी ने जो है विंध्य को पार किया था, किस लिए? लंका पर चढ़ाई करने के लिए। रामचंद्र जी ने जो है उत्तर से दक्षिण भारत के बीच जो है एकता स्थापित की थी। यह महाभारत काल तक भी, यानी रामचंद्र जी का जन्म कब हुआ था? सतयुग में हुआ था, और द्वापर तक, यानी द्वापर युग में क्या हुआ था? महाभारत का युद्ध हुआ था। तो कह रहे कि महाभारत के युद्ध काल तक का समय जो था, उस समय भी जो है ये दोनों का संबंध, एकता का संबंध जो था दक्षिण भारत, उत्तरी भारत से दक्षिण भारत का, वो क्या था? यह संबंध द्वापर युग तक, यानी महाभारत काल तक भी था। महाराजा युधिष्ठिर जो थे, उन्होंने राजसूय यज्ञ में दक्षिण के राजा भी आए थे। जो महाराजा युधिष्ठिर थे, उन्होंने जब राजसूय यज्ञ कराया तो दक्षिण के राजाओं को भी आमंत्रित किया था। कुरुक्षेत्र के मैदान में जो महायुद्ध हुआ, उसमें दक्षिण के राजाओं ने भी भाग लिया। अब जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था कौरव और पांडवों में, उसमें जो है उस युद्ध में दक्षिण के राजाओं ने भी हिस्सा लिया। भारत के इतिहास की एक शिक्षा यह है कि इस देश को एक रखने के काम में यहाँ के राजाओं को जो भी सफलता मिली, वह ज़्यादा टिकाऊ ना हो सकी। इस देश के प्राकृतिक ढांचे में ही कोई बात है जो सारे देश को एक रखने के विरुद्ध जाती है। स्वार्थी, कमजोर और अदूरदर्शी राजाओं के कारण यह एकता टूट जाती थी। अब देखिए, जो भारत का इतिहास है, उसमें क्या है कि एक शिक्षा यह भी हमें भारत के इतिहास से मिलती है कि इस देश में जितने भी जो पहले राजा रहे, उन्होंने जो है देश को, राष्ट्रीय एकता को स्थापित करना चाहा, लेकिन वो ज़्यादा देर तक वे अपने इस कार्य में सफल नहीं हुई, उन्हें सफलता नहीं मिली, वह ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकी। इस देश के जो प्राकृतिक ढांचा है वो इस प्रकार है कि वो क्या करता है, सारे देश को एक रखने के विरुद्ध जैसा लगता है। लेकिन जो स्वार्थी और कमज़ोर और अदूरदर्शी, यानी जो दूर की नहीं सोचता है, ऐसे राजाओं के कारण जो है एकता टूट जाती थी। इस देश में वैर फूट का भाव इतना प्रबल क्यों रहा, इसके भी कारण है। अब जो ये बैर भाव था, स्वार्थी लोग थे, कमज़ोर थे और जो दूर की नहीं सोचते थे, ऐसे राजाओं का जो एक दूसरे के प्रति क्या था, बैर भाव था, एक दूसरे से भेदभाव था। तो वो ये क्यों रहा प्रबल, उसके बारे में कह रहे हैं कि इसके भी कारण थे, इसका भी एक कारण था, या इसके भी अनेक कारण थे। बड़ी बड़ी नदियों और बड़े बड़े पहाड़ों के जहाँ अनेक गुण हैं, वहीं एक अवगुण भी है। वे जहाँ होते हैं वहाँ देश के अलग अलग क्षेत्र बना देते हैं। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के भीतर प्रांतीयता की भावना को बढ़ावा देते हैं। कावेरी नदी का जल विवाद इसी का एक उदाहरण है। अब देखिए कि ये वैर भाव क्यों था, क्यों जो है पहले के राजा जो है, हमारे जो राजा थे, वो अपने कार्य में क्या नहीं हो पाए, सफल नहीं हो पाए, भारत को एक रखने में क्यों नहीं सफल हो पाए। तो उसका भी एक कारण था, कह रहे वो कारण क्या था कि जो जलवायु है हमारे यहाँ के, जो वैर भाव था वो क्यों था, क्योंकि बड़ी बड़ी नदियाँ हैं हमारे देश में। वो नदियाँ क्या करती हैं, पहाड़ और नदियाँ हैं तो वो क्या करते हैं, उनमें गुण तो हैं, क्योंकि वो नदियाँ जो है पानी मिलता है उनसे, पहाड़ों से भी क्या होता है, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, बहुत सारे प्राकृतिक चीज़ें मिलती हैं। तो कह रहे कि उनसे हमें गुण, उनके अनेक गुण तो हैं, लेकिन एक अवगुण भी है। वो अवगुण क्या है कि वो जहाँ होते हैं, वहाँ के देश में जो लोग होते हैं या किसी और देश के लोग जो होते हैं,
वहाँ के देश क्या हो जाते हैं, अलग अलग क्षेत्र में बट जाते हैं या अपना अपना क्षेत्र बना लेते हैं। इस क्षेत्र में आने वाले जो लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि ये प्रांत तो हमारा है। प्रांतीयता की भावना उनमें जागृत हो जाती है। कावेरी नदी का जो जल विवाद था वो भी इसी का एक उदाहरण है। जलवायु भी विविधता का एक कारण है। भारत के उत्तरी छोर पर कश्मीर पड़ता है, जिसकी जलवायु मध्य एशिया की जलवायु के समान है। इसके विपरीत भारत के दक्षिणी छोर पर कुमारी अंतरीप है, जहाँ भीषण गर्मी पड़ती है। इसी देश में चेरापूंजी भी है, जहाँ साल में 500 इंच से अधिक वर्षा होती है। और दूसरी ओर थार की मरुभूमि भी है, जहाँ वर्षा होती ही नहीं है अथवा नाम मात्र ही होती है। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि जलवायु की विविधता के कारण भी जो है ऐसा होता है। भारत के जो उत्तरी छोर पर कश्मीर है, यानी उत्तर दिशा में क्या है, कश्मीर है, जिसकी जलवायु क्या है, मध्य एशिया की जलवायु के समान है। हमारा जो भारत है वो कहाँ आता है, एशिया में आता है, ठीक है। तो कह रहे कि वो क्या है, मध्य एशिया यानी बीच की एशिया की जलवायु के समान क्या है, कश्मीर की जलवायु है। इसके विपरीत यानी इससे बिल्कुल ही अलग उल्टा भारत के जो दक्षिणी छोर है यानी कन्याकुमारी अंतरीप है, उसमें जो है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, भीषण गर्मी। इसी देश में चेरापूंजी भी है। अब देखिए क्या है, सबसे पहले ऊपर कश्मीर है जो सामान्य जलवायु होती है, और उसके विपरीत क्या है, दक्षिण का कन्याकुमारी का छोर है जो बहुत ही गर्म होता है। और तीसरी जगह क्या है, चेरापूंजी भी है जो कि 500 इंच से भी अधिक वर्षा वहाँ होती है। और एक जगह क्या है, थार मरुस्थल कहाँ है, राजस्थान में। तो कह रहे कि दूसरी ओर क्या है, थार मरुस्थल भी है जहाँ की वर्षा ही नहीं होती अथवा नाम मात्र ही होती है। धन्यवाद।